वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे के.टी. शाह के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़। के.टी. शाह कुशल तलास्की शाह, जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, एडवोकेट और सोशलिस्ट थे, जाने माने सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट और एडवोकेट हमारे इंडियन डिपार्टमेंट में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा जो दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ है, इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ भी बहुत फेमस है। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पढ़ाई करी थी और वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा करा था। इनके द्वारा दिए गए इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करी। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर इन्होंने टू बुक्स यहाँ पे इन्होंने लिखी है, और वो बुक्स, एक तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड सेकंड क्या है, इंडियन नेशनल प्लान। ये दो बुक्स है जो किसके द्वारा लिखी गई है, शाह के द्वारा लिखी गई है। Principles of planning deals with objectives of planning, production and forms of production, industries, labor and population distribution, trade, administrative organization and public finance। अभी जो दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ये किसके द्वारा, इसके अंदर जो के.टी. शाह ने बताया कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताए, एक तो प्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़, लेबर एंड पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में बता रखा है। साथ ही साथ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस के बारे में बता रखा है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में इन्होंने अपने जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, लेबर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस की बात इन्होंने करी है अपनी पहली बुक में, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, जो कि हमने यहाँ पे राइट करा है। सेकंड इन्होंने पढ़ा नेशनल प्लान, इंडियाज़ नेशनल प्लान, जो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट था। Planning meant a simultaneous advance on all points in all sector, economic, culture and spiritual values and the human side of life. The aim of planning was the attainment of national self-sufficiency and the doubling of standard of living। अब इन्होंने जो ये पॉइंट बताया प्लानिंग वाला, इस प्लानिंग वाले में इन्होंने अपने पॉइंट में कहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का, किसका प्लानिंग होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग, कल्चरल प्लानिंग, स्पिरिचुअल वैल्यू को प्लान करना, और ह्यूमन साइड के अंदर जितनी भी ह्यूमन साइड का जो पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ का जो पार्ट है, इन तीनों को माना गया। तो इनकी प्लानिंग अगर ढंग से करेंगे तो प्लानिंग एक तरीके से इकोनॉमिकली डेवलप होगी। तो इन्होंने तीन प्लानिंग को इंपॉर्टेंट बताया अपनी बुक के अंदर, एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग, कल्चरल प्लानिंग और स्पिरिचुअल वैल्यू की प्लानिंग। अगर ये तीनों परफेक्ट रहती है तो ह्यूमन लाइफ अच्छी होती है। द एम ऑफ प्लानिंग वॉज अटेनमेंट ऑफ नेशनल सेल्फ सफिशेंसी। इसके साथ साथ इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के बारे में बताया, साथ ही साथ सेल्फ सफिशेंसी के बारे में बताया कि आप सेल्फ रिलायंस कब होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट कब होंगे, जब आप प्लानिंग को लेकर प्रॉपर्ली चलेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने अपने पॉइंट दिए हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में इन्होंने अपनी बुक्स के बारे में प्रिंसिपल प्लानिंग और इंडियाज़ नेशनल प्लानिंग में बताया है, जिसमें इन्होंने प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स, प्रोडक्शन, इनके बारे में बताया है, लेबर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस। जबकि सेकंड बुक में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा बताया, और प्लानिंग के बारे में इन्होंने बताया कि प्लानिंग एक तरीके से, तीन तरीके से अगर आप डेवलप कर रहे हो तो इन तीनों तरीके से आपकी प्लानिंग कंप्लीट होगी, जो कि इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और कल्चरल प्लानिंग, ये तीनों एक प्री डिटरमाइंड होने चाहिए, ये प्री डिटरमाइंड अटेनमेंट होने चाहिए। इसलिए ये एक तरीके से आपका सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, फेडरल फाइनेंस। फेडरल फाइनेंस में इन्होंने पॉइंट दिया है, फेडरल यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरलिज्म। शाह पॉइंटेड आउट दैट इन इंडिया फेडरल प्रिंसिपल हैड बीन हार्डली रिकॉग्नाइज्ड थ्रू फाइनेंस हैड बीन डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये जो बता रखा है इन्होंने फेडरल फाइनेंस के बारे में, अगर बेसिकली देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर को इन्होंने बढ़ावा दिया है। अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन अगर पावर रहेगी, पावर को डिपार्टमेंट वाइज, लेवल्स वाइज, फंक्शंस वाइज बांटा जाएगा, तो
इससे क्या होगा, फाइनेंस का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होगा और वो भी एडिक्वेट फॉर्म में होगा। एडिक्वेट फॉर्म का मतलब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यानी कि अबंडेंट फॉर्म में फाइनेंस मिलेगा और फाइनेंस का प्रॉपर यूज़ होगा। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट के द्वारा ये समझाया है। दूसरी बात इन्होंने क्या करे कि क्या कहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो अगर प्रॉपरली यूज़ होंगे, उनका जो ऑब्लिगेशंस पावर्स के साथ डिवीज़न के साथ, ड्यूटीज़ के डिवीज़न के साथ डिवाइड होगा, तो प्रॉपरली एक तरीके से अलग अलग स्टेट में ऑब्लिगेशन पूरा होगा। अलग अलग स्टेट के अंदर प्रॉपरली जो फाइनेंस की, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मात्रा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो फॉर्म है वो पहुंच पाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, इन ओपिनियन ऑफ शाह फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन शुड बी डिवाइडेड अमंग वेरियस स्टेट अकॉर्डिंग टू डिवीज़न ऑफ पावर्स एंड ड्यूटी। पावर एंड ड्यूटीज़ के साथ बांटने के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स के ऑब्लिगेशन भी प्रॉपरली बटेंगे। सो इन्होंने 3 बातों पे बताया है। एक तो लॉजिकल डिवीज़न होना चाहिए ऑब्लिगेशन का, नो लॉजिकल डिवीज़न, लॉजिकल डिवीज़न नहीं होना चाहिए। डिवीज़न कैसा होना चाहिए, जो कि वेल कोऑर्डिनेटेड हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल को अपनाने वाला हो। तो साइंटिफिक मेथड की भी बात करी इन्होंने अपने आइडियाज़ में कि साइंटिफिक मेथड होंगे तो प्रॉपरली बेसिकली फेडरल फाइनेंस अच्छी तरीके से डन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी तरीके से डन होगा। तो इन्होंने अपनी पॉइंट में बता रखा है कि ऑब्लिगेशन के साथ साथ यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बता रखा है इंडियन स्टेट्स कुड नो लॉन्गर बी लेफ्ट आउट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है, इंडियन स्टेट्स कुड नो लॉन्गर बी लेफ्ट आउट। इन्होंने अपने जो 3 पॉइंट्स इसमें तीसरा पॉइंट ये बताया है, अगर ये चीज़ रहेगी तो इंडियन स्टेट्स बेसिकली कभी भी टूटेंगे नहीं, यहाँ पे लेफ़्ट आउट नहीं होंगे। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली साइंटिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंडियन स्टेट्स प्रॉपर्ली सही तरीके से अपने वर्क को करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक ब्रिटिश प्रोविजंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के जो अरेंजमेंट है उनके बारे में भी बात करी है। इन्होंने बताया है कि बेसिकली अगर ये चीज़ें, ये तीनों पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश प्रोविजंस और इंडियन स्टेट्स जो ट्रीपार्टीट अरेंजमेंट में है, ये बेसिकली अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिट्रेंचमेंट और रीएडजस्टमेंट करेंगे, तो बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर का डेवलपमेंट और प्रमोशन होगा। इसलिए इन्होंने अपने टाइम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इसमें इन्होंने ये बताया कि रीएडजस्टमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर में होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर इन्होंने बात बताई है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। अगर इनके पब्लिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली अरेंजमेंट होगा तो ये भी एक तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम में आएगा। तो इन्होंने इन तीनों के अरेंजमेंट में अपने टाइम में बात करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश प्रोविजंस और इंडियन स्टेट्स, ये तीनों एक ऐसे अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है जो इकोनॉमिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज़ कर सके। तो इन्होंने अपने पॉइंट में इस चीज़ के बारे में बताया। साथ ही साथ इन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर को रिडक्शन की बात कही है कि इनमें डिफेंस एक्सपेंडिचर पे जो ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो कम करे और हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा ज़्यादा करे। ये पॉइंट इन्होंने बताया है। अपने पॉइंट में हेल्थ और एजुकेशन की बात कही है कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए बजाय डिफेंस एक्सपेंडिचर के। इसके लिए इन्होंने अपने जो आइडियाज़ है वो भी यहाँ गवर्नमेंट को दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव ग्रांट्स टू प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स शुड बी चेंज। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट्स दे, कुछ ग्रांट्स दे और जो इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है वो भी थोड़ा चेंज हो, क्योंकि उस टाइम पे इनकम टैक्स ज़्यादा चार्ज करती थी गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क करा था। उसके बाद इन्होंने इंडियन फाइनेंस के बारे में बता रखा है। इंडियन फाइनेंस के बारे में इन्होंने जो कंसिडर करा है कि एक तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर मिनिमाइजेशन, रिडक्शन की बात इन्होंने कही है। साथ ही साथ इन्होंने होम चार्जेस के ऊपर भी
जो गवर्नमेंट करती है खुद के लिए, उनके ऊपर भी रिडक्शन की बात करी है। तो इन्होंने शाह ने कंसिडर करा है कि 1919 से 1958 तक, Shah considered that during 1990 to 1958, land revenue has declined from 35 crore to 20 crore. He suggested the abolition of drink traffic and minimization of military expenditure and home charges. The loss income should be made good by direct taxes. अब ये इन्होंने चीज़ें इसमें क्या बताया कि 1990 से 1958 तक लैंड रेवेन्यू कम हुआ है इंडिया में। 35 करोड़ था पहले आता था, अब 20 करोड़ ही आ रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ये लैंड रेवेन्यू कम होने का वजह इन्होंने बताई है। अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करेंगे या फिर ड्रिंक ट्रैफिक को अबोलिशन करेंगे तो ये चीज़ें डन होगी। ड्रिंक ट्रैफिक यानी कि जो कि तो इन्होंने ड्रिंक एंड ट्रैफिक, ड्राइविंग जो व्हीकल है उसमें आप एक तरीके से ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं या फिर ड्रिंकिंग जो कंसिडर है उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे इन्होंने भी पॉइंट उठाया था कि जो कि जैसे ड्रिंकिंग एलिमेंट्स आते हैं या फिर उन चीज़ों के ट्रैफिक उनके जो उनका पहुँचाना लोगों तक, वो चीज़ कम करने की इन्होंने बात कही है। और ड्रिंकिंग जो वाइन्स है या फिर शराब है या फिर अदर जो चीज़ें हैं जो ड्रिंकिंग में काम में आती, उन चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने हटाने की बात करी थी और इनके यातायात की कम करने की बात करी थी। और मिनिमाइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इन्होंने ये बता रखा है कि जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है इनके ऊपर एक्सपेंडिचर कम करने की इन्होंने बात करी है। तो इस चीज़ों के इन्होंने सुझाव दिए, इन्होंने आइडियाज़ दिए और इस चीज़ों को भरपाई करने की बात करी है। द लॉस इन इनकम शुड बी मेड गुड बाय डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से आप इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात कहा है कि जो लॉस इन इनकम हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट टैक्स को सही सुधार करके लोगों पे लगाया जाए तो बेसिकली इनकम वहाँ से क्रिएट हो सकती है। इसके बाद इन्होंने ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करी है। ट्रेड टैरिफ, ट्रेड व्यापार से रिलेटेड, टैरिफ टैक्सेस वगैरह या ड्यूटी से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ये तीनों को इंडिस्पेंसिबल फॉर्म माना है, यानी कि कंपलसरी फॉर्म माना है इन्होंने और इनके द्वारा ये माना गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाह कंसिडर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड टैरिफ रेगुलेशंस वर इंडिस्पेंसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये तीन चीज़ें अगर रहेगी कंट्री में तो इंटरनेशनल ट्रेड का भी डेवलपमेंट होगा, साथ के साथ कंट्री के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। He was in favor of protection through he was aware of its limitation also। तो इन्होंने इस तीनों के फेवर में बात कही है। इन तीनों में प्रोटेक्शन लॉज भी होने चाहिए, साथ ही साथ इन्होंने कहा ये तीनों अगर सही रहेंगे तो प्रॉपर्ली डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। और इन्होंने एक पॉइंट रखा है कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी है तो उन लिमिटेशन को सुधारा भी जाए। शाह gave a scheme for adopting protectionist legislation for India। इसलिए इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन की भी मांग करी है कि अगर ट्रेड के अंदर और टैरिफ और ट्रांसपोर्ट के रूल्स रेगुलेशन सही होंगे तो बेसिकली इनका भी तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। उसके बाद इन्होंने बात करी है म्युनिसिपल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल फाइनेंस की। शाह फेवर बोथ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म टू अचीव ब्रदरहुड एंड डेमोक्रेसी टू सेव पीपल। अब यहाँ पे दो पॉइंट इन्होंने बात करी है, एक तो नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म की बात करी, राष्ट्रवाद की, दूसरी बात इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी। दोनों के फेवर में थे। नेशनलिज्म इसलिए ज़रूरी क्योंकि कंट्री में यूनिटी के लिए, यहाँ पे ब्रदरहुड लाने के लिए, और डेमोक्रेसी जिससे लोगों को बचाने के लिए। तो इन्होंने इसके लिए डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को तो इम्पोर्टेंस दी है, साथ ही साथ इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनको भी एडवोकेट करा है कि ये बहुत, इनको भी इनके रिन्यू की भी इन्होंने उस चीज़ को एडवोकेट करा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। He felt that the municipal government is necessity as industries that development in cities and towns। साथ ही साथ इन्होंने म्यूनसिपल गवर्नमेंट की बात करी है। म्यूनसिपल गवर्नमेंट नेसेसरी है जो सिटीज़ एंड टाउन्स का डेवलपमेंट कर सके। He also suggests that the local character of municipal finance should be maintained and items of revenue expenditure should be reclassified।
म्युनिसिपल फाइनेंस के जो भी लोकल कैरेक्टर है वो भी सही हो, यानी कि जो भी इन्वॉल्व होने वाले पर्सनस है वो सही हो, साथ ही साथ उनके रेवेन्यू, उनका खर्चा, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू यानी कि इनकम दोनों को मेंटेन करना जाए और रिक्लासीफाई करा जाए। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया। तो इन्होंने एंटायर रेवेन्यू सिस्टम को मॉडिफाई करने की बात करी है जो म्युनिसिपल के ऊपर लगाया जाता है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाता है। तो किस तरीके से करी है इन्होंने कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक तो टैक्स शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम, टैक्स की बात करी इन्होंने कि मिनिमम तक रिड्यूस हो जाए। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं, ऑक्ट्रॉय डाउन ड्यूटीज़, वो ख़त्म हो जाए। तीसरी बात इन्होंने कही है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स का जो लॉस होगा उसको यहाँ पे कंपनसेट करा जाए और बराबर बांटा जाए। और चौथी बात इन्होंने म्युनिसिपल ट्रेडिंग के ऊपर जो टैक्सेस है वो हटा दिया जाए। इन 4 बातों को इन्होंने बताया है कि इन रेवेन्यू जो सिस्टम होता है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का, म्युनिसिपल गवर्नमेंट का, तो उसमें एक तो टैक्स कम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स जो ऑक्ट्रॉय डाउन ड्यूटीज़ है वो हट जाए। और थर्ड हमने पढ़ा कि जो लॉस होता है रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स में, जो भी डायरेक्ट टैक्स नहीं आ पाता उसको कंपनसेट करा जाए, साथ ही साथ इनको बराबर बांटा जाए, शुड बी रेज्ड प्रोपोर्शनली। और लास्ट पॉइंट इन्होंने बता रखा टैक्स शुड बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन द म्युनिसिपल ट्रेडिंग एंटरप्राइज फॉल। तो टैक्स कब हटाया जाए, रियलाइज कब करे जाए, जब म्युनिसिपल ट्रेडिंग एंटरप्राइज यहाँ पे हट जाए तो टैक्स भी यहाँ पे हटा दी जाए। तो इन 4 पॉइंट पे इन्होंने बताया कि टैक्स कब लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना है और कंपनसेट करना है जो डायरेक्ट टैक्स होगा उसके लॉस को। इन 4 पॉइंट को इन्होंने बताया है। इन 4 पॉइंट को हटाकर इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम की बात कही है। इकोनॉमिक्स इन एंशिएंट इंडिया, इन्होंने प्राचीन भारत के इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी है। शाह showed that the economics ideas of Indian servant thousands of years ago were similar to modern economic ideas। अभी जो इन्होंने बताया इंडियन सर्वेंट के जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है वो बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमिक आइडियाज़ से मैच करते हैं। He believed that the all allied branches of social science, namely economics, ethics, politics, are interdependent। तो इन सब चीज़ों की बात करी इन्होंने, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब की बात करी है। इन्होंने बताया कि ये सारे सिमिलर है, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में थे वो आज भी हमारे मॉडर्न इंडिया में देखे जाते हैं। और इन्होंने जैसा कि बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दैट वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन डेज, मटेरियल वेल्थ वॉज नॉट इन एंड इटसेल्फ। तो इन्होंने इस चीज़ की बात करी है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी हमारी कंट्री के मेन ऑक्यूपेशन है। ही हैड डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करी इन्होंने, रेगुलेशंस की बात करी है, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की बात करी, ट्रेड की बात करी, करेंसी, क्रेडिट, टैक्सेशन, इन सब चीज़ों को बताया। और ये सारे जस्टिफिकेशन होने चाहिए, यानी कि जस्टिफिएबल एक सही फॉर्म में होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सोशो हो, सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करी है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है, ये सारे जुडिशरी या फिर जस्टिफिकेशन में होने चाहिए, सही होने चाहिए। वेल्थ, ट्रेड, करेंसी, क्रेडिट, टैक्सेशन, इनकी बात करी है, ये सारे सही होने चाहिए। एंड द रोल ऑफ स्टेट इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी बात करी, ये भी सारे सही होने चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात करी है कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक्स जो थे एंशिएंट इंडिया में वो किस तरीके से थी। इस चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने बताया है कि हमारा मॉडर्न इंडिया एंशिएंट इंडिया के सिमिलर था और इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ है वो भी इससे सिमिलर मानी जाती है। इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने कंसिडर करा है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ के टी शाह के द्वारा कौन कौन से इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए गए थे। थैंक यू।